Assalamu alaikum, everyone. I hope everyone is doing good. Okay, so today is our 29th class. अगर आप लोगों ने प्रीवियस हमारी लास्ट जो क्लास रही है वो अगर आपने अटेंड की थी तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जिसमें हमने डिस्कस किया था reproduction in animals, sexual and asexual, both modes of reproduction in animals. Then after that, we had discussed about, I think, male reproductive system, and then we were discussing about female reproductive system. और हमारी क्लास की टाइमिंग जो है वो ऑफ हो गई थी, so we will continue from the topic where we left last time. So without wasting our time, let's just start it. Okay, so today we are gonna discuss about female reproductive system and the female reproductive cycle. Oh, okay. So सबसे पहले अगर functions की बात करें, what are the functions of the female reproductive organs? आपको मालूम है कि हमारे जो reproductive organs हैं वो males में different हैं और females में different हैं. उनको हम gonads के नाम से जो है ना कहते हैं, या हम उनको गोनाड्स की टर्म यूज करते हैं उनके लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या काम है? सबसे पहला काम ये है कि ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज गैमेट्स भी। गैमेट्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर गैमेट्स? गैमेट्स वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनसे कोई नया जानदार बनता है, और मेल गैमेट्स अलग हैं और फीमेल गैमेट्स अलग है, ये भी हमने पढ़े थे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम उस ऑर्गन को कहते हैं जिसमें सेक्स हार्मोन्स, यानी जो सेक्स हार्मोन्स हम किनको कहते हैं, वो हार्मोन्स जो अलग अलग जेंडर के हो, मतलब फीमेल्स के हार्मोन्स अलग हैं, मेल्स के हार्मोन अलग हैं, इन्हीं हार्मोन्स को हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। इसके अलावा गैमेट्स, जैसे कि फीमेल्स के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों चीजें। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या काम है? डेवलप करता है एम्ब्रियो को। व्हाट इज एम्ब्रियो? बेसिकली एम्ब्रियो हम कहते हैं अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब एक जानदार अर्ली डेवलपमेंट के वक्त होता है, उस वक्त हम उसको एम्ब्रियो के लिए, मतलब उसके लिए हम एम्ब्रियो टर्म यूज करते हैं। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और क्या काम है? ये करता है नॉरिशमेंट देता है न्यू बॉर्न इन्फेंट को, यानी जो नया जानदार बन रहा है या इन डेवलपमेंट अभी वो है, उसको नरिशमेंट देने का काम या उसको डेवलपिंग करवाने में ये सारी के सारे फंक्शंस जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हैं। और अब हम पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं जो क्या क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की। व्हाट आर ओवरीज? बेसिकली जैसे हमने मेल्स के अंदर बात की थी कि मेल्स के अंदर जो गोनाड्स हैं उनको हम कहते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस भी पेयर में पाए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से फीमेल गोनाड्स जिनको हम ओवरी कहते हैं वो भी पेयर में पाई जाती है, इसीलिए यानी कि दो ओवरीज होती हैं। ओवरीज बेसिकली क्या है? स्मॉल आलमंड शेप्ड ऑर्गन, यानी आलमंड बिल्कुल जो है ना उस शेप का एक ऑर्गन है, छोटा सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बहुत छोटा है, जो कि यूटीरस के दोनों तरफ पाया जाता है। आइदर साइड्स, मतलब एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है। इन ओवरीज का क्या काम है? ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स आपको पता है, फीमेल गैमेट्स हम कहते हैं ओवा या एग्स, आप कुछ भी कह लें। एक्स ज्यादा सुटेबल रहता है तो हम एक्स कहेंगे कि इन ओवरीज का काम है एक्स को प्रोड्यूस करना। इसके अलावा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। कौन से हार्मोन्स? जिनकी अभी हमने बात की, जो कि इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में आगे आने वाले, मतलब हेल्प करवाएंगे मजीद। उन हार्मोन्स को बनाना एज वेल एज गैमेट्स यानी कि एग्स को बनाना, ये दोनों काम है ओवरीज के। ओवरीज के बाद जो सेकंड इसके साथ ट्यूब जुड़ी हुई है उसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स बेसिकली क्या है और उनका क्या काम है, देखें। These are the narrow tubes that transport the egg from the ovary to the uterus. अच्छा, ओवरी का काम अगर एग को बनाना है तो वो एग उसमें ओवरी के अंदर डेवलप नहीं करेगा मजीद, या फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होगी। ओवरी का काम सिर्फ एग को बनाना है, यानी प्रोड्यूस करना है। एग ओवरी से फर्दर जाकर, मतलब ट्रांसपोर्ट होके फेलोपियन ट्यूब से जाता है यूटीरस में।
यूटीरस भी हम बात करते हैं, यूटीरस हम किसको कहते हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको ये समझा रही हूँ कि वो रास्ता जिससे एग ओवरी से यूटीरस में जाएगा, उस पतली सी ट्यूब को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ओवरी है जिसके ऊपर एक पतली सी ट्यूब जा रही है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग है जो ओवरी के साथ चिपकी हुई है यानी कि जुड़ी हुई है, वो थोड़ी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन है। इनका काम क्या होता है, ये एग को फौरन से कैप्चर करते हैं या कैच करते हैं जैसे ही वो ओवरी से निकलता है, यानी ओवरी से जैसे ही एग निकला, सबसे पहले उसको ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम फिम्ब्राई कहते हैं, ये उसको कैच करते हैं और फिर इस एग को फर्दर आगे जाकर वहां पहुंचाते हैं जहां पर एग की फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स और उसको हम कहते हैं ओवरीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज यूटीरस। यूटीरस हम कहते हैं एक पियर साइज्ड यानी छोटा सा एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है, ये रिसीव करता है एग को, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि अभी जो एग ओवरी से बनकर आया है वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं है। फर्टिलाइज्ड एग किसको हम कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग हम उसको कहेंगे जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। और फर्टिलाइजेशन हम किसको कहते हैं, मेल स्पर्म्स का एग के साथ फ्यूज हो जाना, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद उस एग की मजीद डेवलपमेंट जो होती है या नॉरिशमेंट जो होती है वो इस यूटीरस वाली जगह पे होती है। पर अभी इस यूटीरस को, मतलब इस यूटीरस में फर्दर दो जो है ना, यूं समझ लें पोर्शंस हैं, दो डिविजन्स या दो यूं समझ लें पार्ट्स हैं इस यूटीरस के, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स और कार्पस। सर्विक्स और कार्पस हम किसको कहते हैं, देखें, सर्विक्स हम कहते हैं और साथ में जो जो मैं वर्बली अभी बता रही हूँ साथ में आपके सामने एक लेबल डायग्राम है जिसमें आप खुद से देख सकते हैं कि मैं जिस जिस चीज के बारे में बात करें। इस वक्त हम बात करें सर्विक्स की। सर्विक्स क्या है, एक लोअर पोर्शन है जो कि नीचे वजाइना की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि आप इस लेबल डायग्राम में भी देख सकते हैं। और कार्पस किसको बोलते हैं, कार्पस हम कहते हैं मेन बॉडी दैट एक्सपेंड टू होल्ड अ डेवलपिंग बेबी, यानी एक डेवलपिंग बेबी को अपने अंदर रखने के लिए उसको हम कहते हैं कार्पस। कि मतलब ये वाला पोर्शन जहां पे एक बेबी डेवलप करेगा उसको हम कहेंगे कार्पस। और उसके लोअर पार्ट जो एक ट्यूब सी जा रही है जो कि आगे जाके वेजाइना में ओपन हो रही है उसको हम कहते हैं सर्विक्स। अगर फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो कार्पस की लाइनिंग है यानी कि ये जो मसल्स है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगेंगे। और फर्टिलाइज ऐसा कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। नाउ व्हाट इज वजाइना, बेसिकली वजाइना हम कहते हैं एक इलास्टिक मस्क्यूलर ट्यूब है जो कि सर्विक्स को आउटसाइड ऑफ द बॉडी ज्वाइन कर रही है। यानी आप यूं समझ लें, आप यहाँ लेबल डायग्राम में देखेंगे अगर जो लोअर पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं सर्विक्स, सर्विक्स से नीचे की तरफ जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं वजाइना, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओपन हो रही है। स्पर्म्स कहाँ से मतलब फ्यूज या यूं समझ लें डिपॉजिट होते हैं, वैन यानी कि जब भी कोई मेल स्पर्म्स फ्यूज होंगे या यूं समझ लें डिपॉजिट होंगे इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल, तो वो इस वजाइना के थ्रू डिपॉजिट होंगे और यहीं से सर्विक्स से मूव करके वो यूटीरस तक और देन फर्दर अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चले जाएंगे। इस वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी बर्थ भी होती है नॉर्मली तौर पे। तो ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर लेबल डायग्राम को अगर आप देखें तो ये जो दो ओवरीज हैं, ओवरीज के साथ दो फेलोपियन ट्यूब्स लग रही हैं और सेंट्रल पार्ट जिसको हम कहते हैं यूटीरस, जो कि एक मस्क्यूलर पार्ट है जहां पर एक बेबी डेवलप करता है, इसके इसके साइड में आपको टिश्यूज नजर आ रहे हैं उसको हम कहते हैं कार्पस। कार्पस से नीचे एक नैरो ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, जो कि नीचे लोअर पार्ट में ओपन हो रही है जिसको हम कहते हैं वजाइना। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज एंडोमेट्रियम और सर्विक्स किसको बोल रहे हैं। देखिए, एंडोमेट्रियम हम कहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द यूटीरस। यूटीरस इस ओपनिंग यानी इस खाली जगह को हम यूटीरस कह रहे हैं। यूटीरस के साइड में अगर आप देख सकते हैं लेबल डायग्राम में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो एंडोमेट्रियम जिसकी तरफ मेंशन हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है इस लाइनिंग को, यानी ये टिश्यूज की लाइनिंग है जो कि यूटीरस में लगी हुई है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। सर्विक्स हम किसको कहते हैं? सर्विक्स भी आप देख सकते हैं, वो ओपनिंग जो कि मतलब यूटीरस की तरफ से जा रही है या यूटीरस से नीचे वजाइना की तरफ ओपनिंग आ रही है। इन दोनों को जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ने लगे हैं उसमें जो मेन काम है वो इस एंडोमेट्रियम का काम है। आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियम हम किन टिश्यूज को कह रहे हैं, वो इनर लाइनिंग यूटीरस की जो कि मस्क्यूलर है, यानी जो कि आप ब्रेक ऑफ हो सकती है अगर कोई एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो ये एंडोमेट्रियम टूटने लगता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, अब बात करते हैं फीमेल हार्मोन्स की। पीछे हमने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव जस्ट ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखा कि कैसा होता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स क्या क्या काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं फीमेल हार्मोन्स की। फीमेल हार्मोन्स का बहुत अहम रोल होता है, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव साइकिल में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डेवलप होने वाले या बनने वाले फीमेल बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिनमें जो मतलब बहुत सारे नहीं है लेकिन ये चार हैं, जिनमें सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और फोर्थ वन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों को हम पहले भी एंडोक्राइन सिस्टम में भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास ली है तो इसको ही हम रिवाइज कर रहे हैं। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, ये क्या काम करता है? ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप करवाना और उनको मेंटेन करवाने का काम इसका होता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? इट स्टिम्युलेट्स ग्रोथ ऑफ यूटीराइन यूटीराइन लाइनिंग, यानी जो अभी अभी हमने यूटीरस के अंदर लाइनिंग देखी, जो टिश्यूज होते हैं जो कि मैंने आपको बताया अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो ब्रेक ऑफ यानी टूट जाते हैं, उनको या उनकी लाइनिंग को ग्रोथ करवाता है यानी कि बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? ये मेंटेन करता है यूटेराइन लाइनिंग फॉर प्रेगनेंसी, ये उसको मेंटेन करता है। वो इस लाइनिंग का क्या काम है? इसका लाइनिंग का ये काम है कि जब कोई प्रेगनेंसी अगर फॉर एग्जांपल कॉज होती है या कोई बेबी डेवलप कर रहा होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको एक तरीके से कुशन वाला सिस्टम जो है ना प्रोवाइड करते हैं, यानी एक नरम सा, ताकि वो इजीली डेवलप कर सके। तो इसका काम ये है। तीसरा जो हार्मोन है एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है? ये ओवरीज में एग बनवाता है, यानी हमने अभी भी बात की ना, एग कहाँ बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं। तो एग को ओवरीज में बनाने का मतलब काम करता है। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है? ये ओव्यूलेशन करवाता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन हम कहते हैं ओवरी में से एग का निकल के और यूटीरस तक या फिर फेलोपियन ट्यूब तक जाना। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन हम कहते हैं जब ओवरी एग रिलीज करती है, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओके, सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये चार वो हार्मोन्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं। अगर नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि इन चारों हार्मोन्स इसके अलावा भी और काम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक करके हर एक चीज को जो है ना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, now the question now we will discuss the menstrual cycle। इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कह सकते हैं। अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, जस्ट स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम बात करेंगे एक्चुअल साइकिल की कि हाउ डज एन एग प्रोड्यूस and what are the main physiological changes that occurs in a uterus। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट इज मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहते हैं एक रिदमिकल सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर्स इन फर्टाइल वुमेन। क्वेश्चन इज फर्टाइल वुमेन किसको बोलेंगे? फर्टाइल वुमेन उनको कहेंगे जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर यूं समझने हैं प्रोड्यूस कर सकती हैं।
उनको फर्टाइल वुमेन कहते हैं, जिनके अंदर एग प्रोड्यूस होता है, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, उनको हम कहते हैं फर्टाइल वुमेन। और रिदमिकल सीरीज हम किसको बोलते हैं? कोई ऐसी सीरीज या कोई ऐसी चीज जो ऑन रिपीट हो। कोई भी चीज जो रिपीट होते मतलब आई मीन टू से कि कोई चीज जो रिपीट हो, उसको हम कहते हैं कि ये चीज रिदमिकली हो रही है या ये चीज रिदम के साथ चल रही है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक रिदमिकल सीरीज है, यानी बार बार होने वाली एक सीरीज है, जो कि बहुत सारे चेंजेस करती है किसी भी फर्टाइल वुमेन में। इसमें नॉर्मली क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ सीरीज इवेंट विच अकर अबाउट एवरी 28 डेज थ्रू आउट चाइल्ड बियरिंग एज ऑफ 35 ईयर्स। यानी चाइल्ड बियरिंग एज हम 35 ईयर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन द ह्यूमन वुमन, ह्यूमन फीमेल आई मीन, उनके अंदर 35 ईयर्स उनकी एक पर्टिकुलर एज है जिसमें वो चाइल्ड अपने अंदर एक कोई डेवलप कर सकती हैं। तो उस एज तक या उसके बाद भी एक सीरीज चलती रहती है जो हर 28 डेज के बाद रिपीट होती है। इस सीरीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा नेसेसरी है फॉर रिप्रोडक्शन। इस साइकिल में नॉर्मली क्या होता है? इस साइकिल में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। किधर चेंजेस आती है? इन द ओवरीज, इन द यूटेरस एंड इन द सर्विक्स ऑफ अ फीमेल। ये सारी मेन चीजें हैं जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, now we will discuss the phases of the menstrual cycle. menstrual cycle हम किसको कहते हैं? menstrual cycle हमने बात की कि किसको कहते हैं नॉर्मली। menstrual cycle के फेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो menstrual cycle को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। menstrual phase, सेकंड को आप कह सकते हैं follicular phase, थर्ड को आप कहते हैं luteal phase। follicular phase जो है वो एस्ट्रोजन की वजह से मतलब होता है। ल्यूटल फेस आप प्रोजेस्ट्रोन फेस इसको हम कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है। इन 3 फेसेस में कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। और हमने पहले भी बात की, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी 28 डेज रिपीट होती है, यानी 28 डेज हुई, देन आफ्टरवर्ड्स फिर 28 डेज होगी। तो ये एक ऑन रिपीट होने वाली एक सीरीज है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब बात करते हैं कि हम बात करें कि ये 28 डेज तक चलने वाली एक साइकिल है, तो हाउ मतलब किस तरीके से इसके फेसेस जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग डेज में। फेसेस की बात करें, सबसे पहला फेस हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेस है। सेकंड फेस को हम कह रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेस, इसको आप फॉलिकुलर फेस भी कह सकते हैं। थर्ड फेस है ओव्यूलेशन। फोर्थ फेस होता है सेक्रेटरी फेस। चारों फेज के अलग अलग दिन है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज इस 28 दिन के होने वाली साइकिल में कितने दिनों तक मेंस्ट्रुअल फेज चलता है? डे 1 से लेकर डे 4 तक। उसके बाद फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज चलता है डे 5 से लेकर डे 13 तक। ओव्यूलेशन का फेज चलता है डे 13 से डे 16 तक। और सेक्रेटरी फेज चलता है डे 16 से डे 28। यानी 1 से लेकर 28 डेज तक कंप्लीट 4 फेसेस हुए, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गई। 28 डेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होगा और ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। इस तरीके से कंप्लीट 28 डेज के कैलेंडर में ये साइकिल ऑन रिपीट चलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कैलेंडर वे में अगर हम देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो एक एवरेज 28 डेज की साइकिल है जिसमें 1 to 4 मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद वाले डेज में फॉलिकुलर फेज है। डे 4 सॉरी डे 14, डे 15 और डे 16, इन 3 दिन में, या यूं समझ लें कि 14 डे पर क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है।
ओवरी से एग रिलीज होता है 14 डेज पे, और वो कब तक, मतलब यूं समझ लें कि फर्टाइल पीरियड जब तक एग उसके अंदर है उसको हम कहते हैं डे 14, 15, 16, यानी ये जो 3 दिन वाला पीरियड है इसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इसको हम फर्टाइल पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वक्त इन अ फीमेल एक एग मौजूद है फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर कोई स्पर्म उसके साथ फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन होगी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी अकर्स। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये आगे जाकर किस तरीके से जो है ना एग कहाँ जाएगा, एग वेस्ट हो जाएगा, या दोबारा एग कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सर हुसैन, आर यू देयर? ऑल राइट। ओके। ओके नाउ अब हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को, yes sir, sure, I will discuss this in the last of the lecture or in the middle of the lecture. Let me complete the menstrual cycle first. All right learners, तो मैं हम बात कर रहे थे फेसेस की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अब हम बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली क्या होता है और कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये वाली स्लाइड है उन हार्मोन्स के बारे में जो कि अलग अलग काम करवा रही हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में या आई थिंक पिछली कुछ क्लासेस में हमने हाँ डिस्कस किया है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब है उसको, उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एफएसएच हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये ग्रोथ करवाता है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स की। अब बात ये है कि फॉलिकल्स किसको बोलते हैं? फॉलिकल्स हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर एग बनेगा, यानी एग जिस चीज के अंदर बनेगा उसको हम कहेंगे फॉलिकल। तो एग के बनने के लिए फॉलिकल का होना जरूरी है ओवरी के अंदर, इसीलिए ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का बनने की शुरुआत, या ऐसे समझ लें ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनाने का काम करता है ये एफएसएच हार्मोन, इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज हुआ है? ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके बाद क्या होता है? एज द ओवम मैच्योर द follicle secrete estrogen which is necessary for the growth of the endometrium and to receive the fertilized ovum. अब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब एक जो है ना ओवम जो के है, एग जिसको हम कह रहे हैं, अब क्या है कि कहीं कहीं एग वर्ड यूज किया गया है, कहीं कहीं ओवम, तो दोनों चीज एक ही है। ओवम जब मैच्योर हो जाता है तो ये जो फॉलिकल है ना, जो जिसके अंदर ओवम बंद है, ये फॉलिकल एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन क्यों जरूरी है? ताकि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो। एंडोमेट्रियम हमने अभी पीछे कुछ स्लाइड्स में देखा कि उस यूं समझ लें इंटरनल लाइनिंग को कह रहे हैं जो यूटीरस में लगी हुई है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ साथ फर्टिलाइज्ड एग को भी जो है ना इजीली रिसीव करने में मतलब आगे का काम करता है। अब क्या होगा? एज एट पीक लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एफएसएच सिक्रेशन इज प्रिवेंटेड एंड एलएच इज सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब थोड़ा सा ना आप तरतीब से देखिएगा। अब क्या होगा? जब एस्ट्रोजन का मतलब ये फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बना रहा है, ठीक है, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा पीक पे चला जाता है ना, उस वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होने वाला हार्मोन था ना एफएसएच, वो कम हो जाता है और उसकी जगह दूसरा हार्मोन रिलीज होने लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसका नाम है एलएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन आपको पता है किसको कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब रिलीज होता है? मिड साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल दरमियाने दिनों में ये वाला हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ है। और इसका काम क्या है? ये करवाएगा ओव्यूलेशन।
ओव्यूलेशन हमने अभी भी बात की थी, ओवरी में से एग का रिलीज हो जाना, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। Following ovulation, LH converts the ruptured follicle into carpus luteum which secrete progesterone. अब ओव्यूलेशन हो गई यानी LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम हो गया। अब ये क्या करेगा, ये उस फॉलिकल को, जिस फॉलिकल के अंदर एग बंद था, एग तो रिलीज हो गया, पीछे ओवरी में क्या बच गया, फॉलिकल। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे पहले तो ओव्यूलेशन करवाएगा यानी एग को ओवरी से मतलब रिलीज करके पीछे जो फॉलिकल बच गया है उस फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा कार्पस लीटियम में। कार्पस लीटियम भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो रप्चर्ड फॉलिकल है ना उसको एक टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर्स में तब्दील कर देना, जिसको हम कार्पस लीटियम कहते हैं। ये कार्पस लीटियम में तब्दील करने से क्या होगा, ये जब रप्चर्ड फॉलिकल कार्पस लीटियम में तब्दील हो जाएगा तो ये एक और हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो इस पूरी स्लाइड में अगर आप देखिए 4 हार्मोन्स का जिक्र हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन। इन चारों हार्मोन को ही हमने अभी पीछे स्लाइड्स में डिस्कस किया क्योंकि यही चारों हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में काम करवाते हैं। और एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की जो है ना यूं समझ ले स्टिमुलेट कर रहा है, वो उसको कर रहा है, वो उसको कर रहा है, इस तरीके से तरतीब से एक पूरा जो है ना सीरीज में काम चलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब ओवरीज की बात कर रहे हैं, व्हाट मतलब व्हाट चेंजेस अकर्स इन द ओवरी। सबसे पहले हम स्टेज 1 की बात करें। स्टेज 1 में क्या होता है, आप अब यहाँ पर स्टेजेस हैं, तरतीब से आप स्टेजेस देखते जाएं। क्या होता है स्टेज 1 में, ओवम बिगिंस टू डेवलप, ओवम जो है ना वो बनना शुरू होता है। ओवम जब प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो ओवरी है, ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी का है और इसके साथ लगी हुई है फेलोपियन ट्यूब जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। ओवम क्या कर रहा है, ओवम डेवलप करना शुरू हुआ है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या होगा, एग कंटिन्यूस टू राइपन फॉलिकल ग्रोथ, यानी जो एग है वो ओवम में मतलब ओवम बन रहा है और ओवम आहिस्ता आहिस्ता, या फिर यूं समझ ले एग जो है वो बन रहा है और एग के ऊपर एक जो है ना कवरिंग आ गई है या एक और चीज आ गई है जिसके अंदर एग बंद है, उसको हम कहते हैं फॉलिकल। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, ये फॉलिकल रप्चर्ड हो रहा है यानी बर्स्ट हो रहा है, फट जाता है और इसमें जो मौजूद ओवम है वो रिलीज हो जाता है इन द फेलोपियन ट्यूब। स्टेज 4 में क्या हो रहा है, एग तो फेलोपियन ट्यूब में चला गया, बाकी पीछे जो रह जाने वाला फॉलिकल था यानी जिसके अंदर एग बंद था वो तब्दील हो जाएगा कार्पस लीटियम में, और कार्पस लीटियम से आगे का दूसरा हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो एक तरतीब से ये काम चलता है, सबसे पहले एग बना है, एग किसके अंदर बना है, फॉलिकल के अंदर बना है। ये फॉलिकल जब फट जाएगा या रप्चर्ड हो जाएगा तो इसमें से एग रिलीज होगा और फॉलिकल रह जाएगा ओवरी में और तब्दील हो जाएगा कार्पस लीटियम में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ओवरीज में चेंजेस की बात करें तो चेंजेस क्या आती है ओवरीज में, वही वाली बात है जो अभी हमने डिस्कस की। स्टेज 1 में क्या होता है, एन एग इज बिगिनिंग टू मेच्योर विद इन अ क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ फॉलिकल। एक एग मेच्योर होना शुरू होता है किसके अंदर, एक फॉलिकल वाली मतलब एक क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी सेल्स का गुच्छा यूं समझ लें, उसके अंदर एक एग प्रोड्यूस होना या मेच्योर होना शुरू होता है। उस गुच्छे को जिसके अंदर एग बंद है उसको हम कहते हैं फॉलिकल। स्टेज 2 में क्या होता है, फॉलिकल और एग दोनों रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं। स्टेज 3 में ओव्यूलेशन हुई, मतलब जो मेच्योर एग है वो फॉलिकल के फट जाने से चला गया और जो बच गया था खाली फॉलिकल वो तब्दील हो गया कार्पस लीटियम में। स्टेज 4 में क्या हुआ, एग ट्रेवल थ्रू फेलोपियन ट्यूब 7 days, इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी एग ट्रेवल करके जाता है, एग यूं नहीं कि रैपिडली चला गया यूटीरस में, नहीं, एग 7 दिन के अंदर अंदर स्लोली स्लोली फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके जा रहा है। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है यूटीरस में तो कार्पस लीटियम क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। कार्पस लीटियम का क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन बनाना। कार्पस लीटियम श्रिंक हो जाएगा,
इसके श्रिंक होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन हम किसको बोलते हैं? जब ओ यूटीरस के अंदर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूटीरस में जो लाइनिंग लगी हुई है ना, ब्लड की टिश्यूज की जो लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, वो टूटना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो उसके साथ साथ जो नया एग था वो भी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब स्लोली स्लोली वो भी वेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से समझ लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसके बाद हम बात करते हैं ओवेरियन हार्मोन्स की। दो हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन का क्या काम है? ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग डेज 1 to 14। यानी एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कब ज्यादा बनना शुरू होता है? डे 1 से डे 14 तक। इसका काम क्या है? ये सिग्नल्स बॉडी टू थिकन द लाइनिंग ऑफ द यूटीरस। यूटीरस के अंदर जो लाइनिंग लगी हुई है उसको थिक करता है, इसका काम है। यानी यूं समझ लें उसकी ग्रोथ करवाता है। लेवल्स ड्रॉप शार्पली आफ्टर ओव्यूलेशन। और ये एस्ट्रोजन जैसे ही ओव्यूलेशन होती है ना, इसका लेवल लो चला जाता है। यानी डे 1 से डे 14 तक तो बहुत ज्यादा ये सिक्रिएट हो रहा था, पर 14 डे पर जब ओव्यूलेशन हुई तो इसका जो लेवल है, या यूं समझ लें इसकी जो ग्रोथ है, वो बिल्कुल ही लो चली जाती है। इसके लो चले जाने की वजह से दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन कब रिलीज नहीं होता? शुरू वाली साइकिल में, यानी डे 1 से डे 14 तक इसकी इसका लेवल बिल्कुल ही लो होता है। ये बिल्कुल कम जो है ना सिक्रिएट होता है, या नहीं भी हो पाता, नहीं होता। लेकिन सेकेंड हाफ जो साइकिल का पीरियड है ना, यानी डे 15 से डे 28, इन दिनों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है? ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसको बोल रहे हैं? जो यूटीरस के अंदर लाइनिंग मौजूद है उसी को ही हम कह रहे हैं। तो प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद बात करते हैं चेंजेस इन द यूटीरस। चेंजेस आप अगर बाजारी देख सकते हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है। स्टेज 1 जो कहलाता है वो कहलाता है डे 1 से डे 5 तक, यानी 5 डेज के दरमियान स्टेज 1 चलता है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। जिसमें क्या हो रहा है, अगर आप बाजारी देख रहे हैं, जो एंडोमेट्रियम टिश्यू है, यानी कि जो लाइनिंग है यूटीरस की, वो क्या हो रही है? ब्रेकिंग ऑफ, यानी टूट रही है। उससे ब्लीडिंग हो रही है, साथ साथ उसके अंदर मौजूद जो टिश्यूज हैं वो ब्लीडिंग के साथ साथ रिलीज हो रहे हैं। ये स्टेज 1 कहलाता है। स्टेज 2 हम किसको कहते हैं? स्टेज 2 चलता है डे 5 से डे 13 तक, यानी 5वें दिन से 13वें दिन तक। इसको हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी स्टेज, यानी ओव्यूलेशन होने से पहले वाला स्टेज। स्टेज 3 हम कहते हैं डे 14 को, यानी 14th जो डे है जिस दिन ओव्यूलेशन होती है उसको हम स्टेज 3 कह रहे हैं। स्टेज 4 हम कह रहे हैं, स्टेज 4 हम कह रहे हैं डे 15 से डे 28, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन होने के बाद वाला स्टेज। तो ये 4 मेन स्टेजेस हैं जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट होते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द स्टेजेस और द फेसेस नेम्स, ताकि और हार्मोन्स और हार्मोन्स का फंक्शन, बाकी इसको समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अगर यहाँ पर इस एक ग्राफ में अगर आप देखें, ये एक एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम टिश्यू है, जो कि डे मतलब 5 से डे 28 डेज तक कितना ज्यादा थिक होता जा रहा है। जितना ज्यादा एंडोमेट्रियम टिश्यू बनेगा उतनी ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होगी। यानी मेंस्ट्रुएशन किसको कह रहे हैं? जिसमें टिश्यूज टूट रहे हैं विथ ब्लीडिंग। तो एंड वो टिश्यूज कौन से होंगे? यही एंडोमेट्रियम होंगे। अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो इसका ग्राफ नीचे है, एंड देन ये एज द टाइम जिस तरीके से जाता जाएगा, ये जो है ना एंडोमेट्रियम की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी और ये ज्यादा थिक होते चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चेंजेस इन द यूटीरस की बात करें, स्टेज 1 में क्या हो रहा है? पहले हमने चेंजेस इन द ओवरीज की बात की, ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रही थी। अब हम बात करें चेंजेस इन द यूटीरस, यूटीरस में क्या क्या चेंजेस आएगी। पहला स्टेज में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगी। और मेंस्ट्रुएशन हम किसको बोलते हैं? एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड ब्लड म्यूकस टिश्यू
एंड द एग आर शेड थ्रू द वजाइना। वजाइना में से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और ब्लीडिंग के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियम टिश्यू है, साथ साथ म्यूकस टिश्यू है, और वो एग भी है जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ। ओवरी ने जो एग रिलीज किया था, वो एग जो फर्टिलाइज नहीं हो सका, वो भी आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन वो भी रिलीज हो जाएगा, यानी वो भी वेस्ट हो जाएगा। ये स्टेज 1 है जो कि यूटीरस में हो रहा है। स्टेज 2 में जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी तो एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगेगा फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी अभी हमने बात की थी ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है हर 28 डेज बाद। पहले वाले मेंस्ट्रुएशन में सारा एंडोमेट्रियम टूट गया, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक गया यानी ब्लीडिंग रुक जाती है, एंडोमेट्रियम दोबारा थिक होना शुरू होता है। स्टेज 3 में एंडोमेट्रियम कंटिन्यूज टू थिकन, मतलब थिक होता रहता है। और स्टेज 4 में एंडोमेट्रियम अपने थिकेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। देन स्टेज 4 के बाद दोबारा स्टेज 1 आएगी, जिसमें यही एंडोमेट्रियम जो बिल्कुल पीक पर पहुंच गया है, ये दोबारा टूटेगा और दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेसेस हैं, और चारों में जो चीज है जो सबसे ज्यादा फंक्शनल है वो एंडोमेट्रियम टिश्यू है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज हम कहते हैं द टाइम व्हेन प्रोसेसेस व्हिच अकर्स एट प्यूबर्टी आर रिवर्स्ड, यानी वो टाइम जिसमें प्यूबर्टी में होने वाले प्रोसेसेस रिवर्स हो जाते हैं। अब सवाल ये कि व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी हम कहते हैं एक पर्टिकुलर एज जिसमें आपको, या रिप्रोडक्टिव जिसमें किसी भी, आइदर वो मेल हो या आइदर वो फीमेल हो, उनके अंदर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट्स बनना शुरू होंगे, जब से गैमेट्स बनना मतलब एक एज में शुरू हो जाते हैं, उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, लेट मी रिपीट, प्यूबर्टी हम उस एज को कहते हैं जिसमें किसी भी, आइदर वो मेल है आइदर वो फीमेल है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव गैमेट्स बनना या गैमेट्स बनना शुरू हो जाता है, उस एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। और जब से, यानी हम क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो हम फीमेल से रिलेटेड बात करें, तो फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज कहलाती है एज 13 टू एज 14। यानी एक, मतलब फीमेल की एज 13 होगी या 14 होगी, वो उसकी प्यूबर्टी वाली एज कहलाएगी, यानी कि उस वक्त वो प्यूबर्टी हिट करेगी। प्यूबर्टी हिट करने का मकसद ये कि उस वक्त से उसके अंदर गैमेट्स यानी कि एग्स बनना शुरू होंगे, और जैसे एग्स बनना शुरू होंगे तब से उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल होना शुरू हो जाएगी। तो मीनोपॉज हम कहते हैं उलट, प्यूबर्टी का उल्टा मतलब प्रोसेस। प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी, मीनोपॉज में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में रुक जाती है। The ovaries gradually becomes less responsive to the FSH and LH हार्मोन। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे थे? दिमाग में मौजूद जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी बैक साइड हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद है, यहाँ से रिलीज हो रहे थे। इनके रिलीज होने की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। लेकिन जब कोई फीमेल या कोई लेडी मीनोपॉज पे पहुंच जाती है, मीनोपॉज हम कह रहे हैं उस उम्र को जिसमें ये सब रुक जाएगा, और वो उम्र कौन सी होगी? वो उम्र कहलाती है 50। यानी फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज कहलाती है एज 13 या एज 14, और मीनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स रुक जाती है, उसको हम कहते हैं एज 50 यानी 50। 50 एज पर आकर ये सब कुछ स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना, एफएसएच और एलएच, इनके रिलीज होने से ओवरीज को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, या ओवरीज जो है ना लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती है इनसे। ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर एंड इवेंचुअली सीज। यानी ओव्यूलेशन यानी ओवरी में से एग का रिलीज होना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग होना, दोनों ही काम इरेगुलर हो जाते हैं इस एज में, या मुकम्मल रुक जाता है। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बिगिन टू रिग्रेस। फीमेल्स की जो सेक्स कैरेक्टर्स हैं यानी गैमेट्स का बनना या डिफरेंट और चीजें, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं? रुकने लग जाते हैं। इस एज पर आकर ये सारी चीजें उल्टी हुई हैं एज कम्पेयर टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे ये सब स्टार्ट होता है, और मीनोपॉज यानी एज 50 पे जाकर ये सब कुछ स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवरऑल पिक्चर देखी जाए एक शॉर्ट टर्म में तो क्या है? सिंपली
वंस अ साइकिल वन मैच्योर एग लीव्स द ओवरी, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब क्या होता है, एक मैच्योर एग ओवरी से निकलता है। एट द सेम टाइम द वॉल ऑफ यूटेरस थिकन्स विथ ब्लड वेसल्स, इसी वक्त यूटेरस की जो वॉल्स हैं यानी इनर लाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ वो थिक होने लगती हैं, उसके अंदर मतलब विद ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड भी है, विच विल प्रोवाइड नोरिशमेंट फॉर द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो को क्या करेगा, मैंने आप पहले भी बात की थी, नोरिशमेंट देने का काम करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इन केस अगर ओवरी में से एग जो निकला है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो जो यूटीरस का जो लाइनिंग है ना वो टूटेगी, साथ साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ वो भी ब्लड के साथ, मतलब ब्लड और वो भी साथ साथ शेड ऑफ यानी बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। दिस एग्जिट्स द बॉडी एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसके रिलीज होने को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीट, इस 4 लाइंस की जो पैराग्राफ है इसके अंदर कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, स्ट्रक्चर्स विच अंडरगो साइक्लिक चेंजेस आर, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? दो, एक ओवरी है, दूसरा यूटेरस है। कौन से हार्मोन्स हैं जो कि ये चेंजेस करवा रहे हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन है, एफएसएच है और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग। एस्ट्रोजन क्या करवा रहा है, ओ सॉरी, एस्ट्रोजन कहाँ बनता है? ओवरी में। प्रोजेस्ट्रोन कहाँ बन रहा है? ओवरी में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Darshan, can we please move to the next slide? Okay. Remember, the release of the pituitary hormone LH and FSH are controlled by releasing or inhibiting factors made in hypothalamus. अच्छा, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद भी किसी और ग्लैंड के अंडर काम करता है और उस ग्लैंड को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है, लेकिन ये एज अ ग्लैंड भी काम कर रहा है। इसके अंडर कौन काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। The menstrual cycle lasts approximately 28 days. Menstrual cycle complete 28 days में होती है। The cycle is divided into 4 stages, जिसको हम कहते हैं menstruation या period at the last stage, यानी menstrual cycle start कितने मतलब कितने stages में divided है? 4, जो हम already पीछे पढ़ चुके हैं। Next slide please. I think there is some network issue, और जो है लेट देम ज्वाइन अगेन। तब तक हम बात करते हैं अपने कुछ हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, तो जब तक सर दोबारा ज्वाइन करते हैं, लेट मी टॉक अबाउट सम रिप्रोडक्टिव इश्यूज दैट मोस्टली फीमेल्स फेस। लेकिन इस चीज को जो है ना बहुत कम लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे कि हमने अभी पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस की, ये पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स हो रही है। और कभी भी कोई फीमेल है जिनके अंदर हार्मोनल बैलेंस मतलब सही नहीं है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं या ज्यादा हो गए हैं हार्मोन्स, क्योंकि हमने जब हार्मोन्स के बारे में बात की थी तो हार्मोन्स का ज्यादा हो जाना एज वेल एज उसका कम हो जाना दोनों ही हर सूरत में नुकसानदेह है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कब इफेक्ट पड़ता है? जब किसी फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए। और हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मेजॉरिटी कोई गलत चीज करने से। फॉर एग्जाम्पल, जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स में फीमेल्स खेलती हैं, उनको इस चीज का ज्यादा सामना होता है। उनके साथ नॉर्मली तौर पे क्या होता है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी बार क्या होती है, कुछ चेंजेस आने की वजह से या तो रुक जाती है, या फिर ऐसे समझ लें कि टेम्परेरी स्टॉप होती है या परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। टेम्परेरी स्टॉप कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? जब आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो। हार्मोनल इम्बैलेंस आपको कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, हर 28 डेज बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिपीट होना हमें पता है। इन केस अगर किसी के अंदर नॉर्मली तौर पे हर 28 डेज बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है या इरेगुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो उस
इंसान को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि उसके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस की बड़ी वजह क्या होती है? प्रॉपर डाइट। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, अगर हम एथलीट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं, ज्यादा भागना, ज्यादा रनिंग करना, ज्यादा हॉर्स राइडिंग करना, या एनीथिंग जो कि थोड़ा डेंजरस है, उस चीज को करते वक्त या उस चीज की वजह से थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो है या तो वो रुक जाता है टेम्पररी, और कभी कभी किसी फीमेल्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, जिसको इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली या परमानेंटली रुक जाती है। और कोई फीमेल है जो कि इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल हम किस फीमेल को कहते हैं? उन फीमेल्स को जिनके अंदर एग प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब किसी फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। इट मीन्स कि वो फीमेल इनफर्टाइल हो गई है। इनफर्टाइल फीमेल्स का मतलब अगर देखा जाए, कुछ नेचुरली होती हैं और कुछ कुछ किसी ना किसी यूँ समझ लें कि वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परेरी तौर पे कोई इश्यू आ रहा है तो यकीनन उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी आएगा। रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्टिव इश्यूज की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज हम उनको कह रहे हैं जिसमें एक कंप्लीट प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कब होगी? जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मली तौर पे चल रही है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। और वन थिंग इज कि जितना ज्यादा आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके अस्सलाम वालेकुम, once again we are back. uh, there was some technical issue, so let's just continue from there. uh, So can we move to the next slide, please? Thank you. And please, thank you. Now, when does the menstrual cycle start, stop, and finally end? As I told you, कि menstrual cycle कब start होती है? At the age of puberty. And मतलब puberty means between the ages of 10 to 14. But majority the females usually hit the puberty at the age of 13 or 14. The menstrual cycle can temporarily stop or never begin due to, यानी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किस, मैंने अभी जैसे हम बात कर रहे थे, टेम्परली भी स्टॉप हो जाती है या दोबारा से कभी स्टार्ट नहीं हो पाती ड्यू टू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से टेम्परली स्टॉप होती है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परली स्टॉप होती है क्योंकि कोई और एग प्रोड्यूस नहीं होता। ऑलरेडी एक एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है, एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक जानदार ऑलरेडी इन डेवलपिंग है, तो उस वक्त ओवरी और एग नहीं बनाती। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेम्परली स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा फिजिकल एबनॉर्मलिटीज या स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेस, मतलब जो हमने पहले भी बात की, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कोई भी आप वो कह सकते हैं हम, जिनकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परली या फिर परमानेंटली स्टॉप, यूं समझ लें कि जो है ना सीज हो जाती है। फिजिकल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों में नेचुरली ऐसा है, नेचुरली जो होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा इरेगुलरली आती है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब या यूं समझ लें परमानेंटली रुक जाती है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन है वो हमारा ब्रेन है। जब हमारा ब्रेन सुकून में नहीं होगा या हम इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो ऑलरेडी हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम करता ही नहीं है। प्रॉपरली जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से हम मतलब बहुत सारी हमारी बॉडी के फंक्शन हैं जो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। इसके अलावा अगर और इफेक्ट्स या और कोई चीज देखी जाए, जैसे साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, बहुत सारे लोग मतलब बहुत ज्यादा मेडिकेशन लेते हैं या मेडिसिन वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेली भी या नॉर्मली रुक जाती है। हमारी डाइट भी बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है।
इसके अलावा किसी किसी में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे टर्नर सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें ये नहीं हो पाता, या ये टेम्परली या फिर ये परमानेंटली नहीं हो पाता, तो जेनेटिकली भी आपके अंदर ये आ सकता है ड्यू टू प्रेगनेंसी, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज। ये सारे वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो टेम्परली या परमानेंटली स्टॉप होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, permanent cessation of the menstrual cycle is called menopause, which occurs at age 45 to 50 years old। यानी 45 से 50 years old तक की जो एज है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 50 हम कहते हैं, वो मीनोपॉज एज कहलाती है, क्योंकि वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली रुक जाती है। ड्यूरिंग मीनोपॉज वुमेन एक्सपीरियंस मेनी फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जैसे कि these symptoms may be due to fluctuating hormone levels। symptoms exist until a new balance is reached। यानी अगर देखा जाए तो एक फीमेल जो कि बहुत सालों से एक सिमिलर हार्मोनल जो है ना बैलेंस को फेस कर रही है, लेकिन जैसे ही सडनली उसके अंदर ये पूरी साइकिल ही रुक जाएगी, इट मीन्स उसके अंदर हार्मोन्स की चेंजिंग होगी। वो हार्मोन्स की चेंजिंग होने की वजह से बहुत सारी फीमेल्स में मीनोपॉज पर पहुंचते पहुंचते या मीनोपॉज की एज में उनको बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है, तब तक जब तक उनकी बॉडी एक नए फेज के लिए रेडी ना हो जाए। नया फेज मतलब एक ऐसा फेज जिसमें कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, कोई इस तरीके के हार्मोन्स, कोई एग नहीं बनेगा, ये नॉर्मल ये सारी चीजें। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम किसको कहते हैं हम, पीएमएस, वो हम कहते हैं जो कि पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले आ, आते हैं या जो है ना शो होते हैं। इट इज एट दिस पॉइंट इन द साइकिल वेयर हार्मोन्स लेवल आर एट देयर कंबाइंड लोवेस्ट। यानी हार्मोन लेवल्स जो हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाते हैं वो लोवेस्ट लेवल पे होते हैं, उस वक्त उसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और उसके बाद यही चीज जब पीक पर जाती है तो एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, after the menstrual cycle, let us talk about some STDs, some severe STDs, that is the main problem majority in the couples. That these STDs are called sexual transmitted diseases। यानी बहुत ज्यादा डिजीजेज हैं वैसे तो नॉर्मली देखा जाए, जो कि बहुत तरीके से स्प्रेड होती हैं। मेजोरिटी जो वायरल डिजीजेज होती हैं वो बहुत ज्यादा यूं समझ लें कि स्प्रेड जल्दी होने वाली, या हम किसी भी डिजीज की बात करें तो वो डिजीज जल्दी स्प्रेड होती है अगर वो वायरल हो तो मेजोरिटी। ऐसे डिजीजेस जो कि एंड द कपल्स ड्यूरिंग मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी दो लोगों में कोई एक भी किसी एक को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कोई भी फॉर एग्जांपल किसी वायरस की वजह से या किसी और की वजह से उससे उसके साथ रहने वाला जो दूसरा इंसान है उसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाना उस डिजीज का, ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो हम बात करने लगे हैं कुछ एसटीडीज, कुछ कॉमन एसटीडीज के बारे में जो कि मेजोरिटी या कॉमनली लोगों में देखी जाती हैं। जैसे एड्स की अगर हम बात करें, एड्स कॉमन तो नहीं है लेकिन आप यूं समझ लें कि एक जो है बहुत ज्यादा रेयर, या रेयर भी नहीं अगर कह सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से ज्यादा मतलब हमारे यहाँ से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में एड्स की बीमारी सबसे ज्यादा है। बात ये करते हैं कि एड्स हम किसको कहते हैं। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक वायरस की वजह से होती है। उस वायरस का नाम है HIV वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपको पता है वायरस वायरल डिजीजेस जो मेजोरिटी होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं हर तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी एक HIV बहुत डेंजरस वायरस है जो कि किसी भी इंसान को जब लगता है तो उसको एड्स करता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको वर्बली बता चुकी हूँ, एड्स की फुल फॉर्म है और जो कि कॉज करता है HIV वायरस। जनरली क्या होता है, द इम्यून सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय HIV एंड दस द बॉडी बिकम्स वीक। यानी एड्स में नॉर्मली होता क्या है, कोई आपसे नॉर्मली देखे कि एड्स को हम किस तरीके से पहचानेंगे, एड्स के बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एड्स से होगा क्या,
जिस भी इंसान को एड्स होगा उसका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो हद से ज्यादा वीक हो जाएगा, या यूं समझ ले डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इम्यून सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। और आपको पता है हम इंसानों की बॉडी को दूसरी डिजीज से बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। जब इम्यून सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हमारी बॉडी हद से ज्यादा वीक हो गई है और लोवेस्ट पॉइंट पे है जहां पर हमें हर डिजीज लग सकती है। When a person is infected by AIDS, he is susceptible to various other diseases। यानी वही वाली बात है, जब किसी को एड्स हो जाता है, एड्स से इन्फेक्टेड हो जाता है कोई बंदा, तो उसको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इज द मोस्ट प्रोबेबली वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। एज आई टोल्ड यू कि ये जो एड्स बीमारी है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सो विदाउट एनी प्रोटेक्शन जब डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होगा या डायरेक्ट इंटरकोर्स, उससे मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो बीमारी है एड्स, ये फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजीली ट्रांसफर हो सकती है। इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या है? हेडेक, सर में दर्द होना, swollen lymph nodes। lymph nodes मतलब कहीं कहीं पे छोटे छोटे पिंपल्स, दाने हो जाना, रैशेस हो जाना, फीवर बुखार हो जाना, और चिल्स यानी फीवर्स एंड चिल्स हो जाना, नोसिया यानी वोमिटिंग वाली जो है ना एक कंडीशन हो जाना। अब तक प्रॉपर तरीके से एड्स का कोई जो है ना यूं समझ लें, व्हाट आई ट्राइंग टू से, ट्रीटमेंट, यस। अब तक प्रॉपर तरीके से एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी अगर इंसान को एड्स है तो उसको उसकी जिंदगी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए काफी सारी चीजें की जा सकती हैं। यानी आप यूं समझ लें कि एड्स का एक प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जिस ट्रीटमेंट से हम बोलें कि किसी को एड्स था देन अब वो एड्स से फ्री है, नहीं। एड्स अगर किसी को है तो उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अब तक की बात कर रही हूँ मैं, नहीं मिला है। लेकिन इस पर रिसर्च भी जारी है क्योंकि ये जो बीमारी है स्लोली स्लोली ज्यादा कॉमन होती जा रही है। पहले ये रेयर थी, बहुत कम लोगों में थी, लेकिन उस पर्सन की लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए काफी सारे तरीके आजमा सकते हैं। एड्स को कैसे रोका जा सकता है? बाय मयरिंग प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी प्रोटेक्शंस के जरिए एड्स को काफी हद तक स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, that second is gonorrhea. Okay, gonorrhea. What is gonorrhea basically? The bacteria Neisseria gonorrhea is the agent of this STD। यानी ये जो वाली बीमारी है ये बीमारी होती है थ्रू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है Neisseria gonorrhea। In this disease, both males and females can be affected I mean। इस ये बीमारी में दोनों मेल्स भी फीमेल्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। द यूरोजेनिटल पाथवे इंक्लूडिंग द रेक्टम, द यूरेथ्रा एंड सर्विक्स इन फीमेल ओनली आर मोस्टली अफेक्टेड। अच्छा, गोनोरिया में हमारी बॉडी में या किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कौन सी चीज अफेक्ट होती है? यूरोजेनिटल पाथवे, जैसे रेक्टम हो गया, जैसे यूरेथ्रा हो गया, या फिर सर्विक्स। सर्विक्स हम किसको कहते हैं? सर्विक्स हम कहते हैं जो कि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि जो रास्ता हैगा थ्रू वेजाइना की तरफ जो ओपन हो रहा है फीमेल्स में, उसको सर्विक्स कह रहे हैं। सर्विक्स में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, इधर वाली जगहों को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। लाइक अदर एसटीडी इज मेजोरिटी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी डायरेक्टली सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ये वाली बीमारी सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है। यानी बहुत ज्यादा तरीके से जो समझ लें कि जो है डिफरेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स के वेज से गोनोरिया जो है वो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकती है। सिम्टम्स की अगर देखा जाए तो सिम्टम्स में इसके सिम्टम्स क्या है कि इन मेल्स पेनिस से बहुत ज्यादा जो है ना डिस्चार्ज ऑफ पस होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन करते हुए बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है। और बिल्कुल इसी तरीके से इन फीमेल्स वजाइना से कुछ पस टाइप सब्सटेंस जो है ना डिस्चार्ज होता है। एब्डोमिनल पेन होता है बहुत ज्यादा। इसको इस गोनोरिया से बचा कैसे जा सकता है? थ्रू आ प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Okay, the third one is syphilis. What is syphilis? The bacteria Treponema pallidum is the causative agent of this STD. यानी ये वाली disease में bacterial है. The bacteria find their path in the body through various wounds. यानी ये जो बैक्टीरिया है ये किसी इंसान की बॉडी में कैसे जाता है? थ्रू वेरियस वाउंड्स, यानी बहुत ज्यादा कहीं भी अगर किसी बॉडी के जख्म है, उस जख्म से ये बॉडी को, यानी कि ये किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर चला जाता है. साइफिलिस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू देयर चिल्ड्रन. यानी अगर कोई वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है, उनसे उनके जो चिल्ड्रन है उसके अंदर भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. द अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड अ सोर दैट इज टर्म्ड एज चैनकर. द अदर सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक. यानी जो उसका अर्ली सिम्टम है उसमें क्या चीज होती है? सॉर. सॉर हम किसको कहते हैं? पैचिस से पड़ जाना, थोड़े सॉलिड पैचिस से पड़ जाना बॉडी पे किसी के, ये इसका अर्ली सिम्टम है. इसके फर्दर सिम्टम्स कौन है? हेडेक के, इसके अलावा वेट लॉस होना बहुत ज्यादा, फटीग, रैशेज होना, फीवर होना, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स हैं. इन द लेटर स्टेजेस इट मे लीड टू अ कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंटल ग्रोथ. यानी अगर इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाए तो अर्ली स्टेज मतलब लेटर स्टेजेस में, यानी और ज्यादा जैसे जैसे ये बुरा होता जाएगा ये बीमारी, तो इससे किसी भी इंसान की मेंटल ग्रोथ रुक सकती है, लॉस ऑफ विजन यानी अंधापन हो सकता है, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, या ये और ज्यादा खतरनाक होता जाएगा. Syphilis can be prevented by avoiding unprotected sexual contact and other steps as taken for any STD. यानी साइफिलिस कैसे रोका जा सकता है? बाय अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. यानी जितना ज्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जाएगा, अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उससे हम इस बीमारी से रुक सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, द फोर्थ वन इज हर्ब्स. व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स अब कहते हैं किसको? हर्ब्स एक वायरस का नाम है, पूरा नाम वायरस का है हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, यानी HSF. इसके वायरस के दो टाइप्स या दो स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, HSV1 एंड HSV2. HSV जो है वो ओरल हर्ब्स कहलाता है. ओरल हर्ब्स मतलब इज अ मेजर एजेंट ऑफ ओरल हर्ब्स. हर्ब्स मतलब छोटे छोटे से दाने हो जाना बहुत सारे एक ही जगह पर, ये ओरल हर्ब्स है, यानी माउथ में होते हैं ये. जबकि HSV जो है वो जेनिटल हर्ब्स कहलाता है. जेनिटल हर्ब्स मतलब जेनिटल्स में, यानी जो मेल और फीमेल्स के जो जेनिटल्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहां पर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है. होता क्या है इसमें? बहुत ज्यादा सोर्स ऑन द प्लेसेस सराउंडिंग द जेनिटल्स, यानी जेनिटल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे 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 से पिंपल्स हो जाना जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, उसकी वो करता है HSV2 वायरस. Congenital herbs spread from the pregnant lady to their children. Safe sexual intercourse can cure the disease. यानी ये जो बीमारी है ये भी ट्रांसमिटेड है फ्रॉम अ प्रेग्नेंट लेडी टू हर चिल्ड्रन. अगर सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो उससे भी काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है. So as in the previous slides we have discussed some of the STDs that are most commonly found इन सराउंडिंग. तो अगर नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो ऑल द STDs हैव वन एंड ओनली वन वे टू, दैट इज a sexual a protective sexual intercourse, यानी थ्रू प्रोटेक्शन और थ्रू अ पर्टिकुलर टेस्ट. यानी अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर आपको अपने अंदर कोई भी मतलब एक अनडिजायरेबल चेंज महसूस हो रहा है, यू हैव टू यू नो यू हैव टू डू अ टेस्ट, यानी कोई भी टेस्ट करवा लें. टेस्ट करवाना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी ऐसी डिजीज है जो आपके अंदर है और उसके कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे. बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां जिसके कोई प्रॉपर तरीके से सिम्टम्स नहीं होते, तो उन सिम्टम्स के शो होने तक, यानी इवन अगर कि कोई एक छोटा सा भी आपको अपनी बॉडी में चेंज नजर आए तो आपको सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको उस बीमारी का अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए. इन बीमारियों से, यानी ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन अगर हम STDs की बात कर रहे हैं तो STDs के लिए भी
जो है ना सेल्फ प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, और एक जो है ना एक प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर अ सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपके लिए भी बेहतर है एंड टू योर पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ सेफ है, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली तौर पे कॉमन हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में लोगों को। तो इस चीज़ के बारे में अवेयर होना अब के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होती जा रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। All right, so this was all about today. Inshallah, we will discuss another chapter in the next class. If you have any question, and yes, someone asked in the comment section that why the menstrual cycle completes it in only 28 days. इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में ही क्यों कंप्लीट होती है, क्योंकि इसके एक प्रॉपर टाइमिंग्स है, यानी एग का बनना, देन उसका रिलीज होना, फिर उसका यूटीरस में रहना, और यूटीरस में अगर वो एग मतलब है और फर्टिलाइज नहीं हुआ किसी स्पर्म के साथ, तो उसमें मौजूद जो इंटरनल टिश्यू है एंडोमेट्रियम, उनका टूटना, ये सारे काम एक रेगुलर तरीके से, यानी इरेगुलरली नहीं हो रहे कि कभी भी कितने दिन से भी कितने दिन तक एक 28 डेज की साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल में बहुत सारे फेसेस हो रहे हैं, और हर फेस के कुछ टर्म दिन है कि ये फेस इतने दिन तक चलता है, ये फेस इतने दिन तक चलता है। ये दिन इसलिए मतलब बताए गए हैं क्योंकि जैसे ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन हमेशा 14 डे पे होती है, ना 14 डे से ज्यादा पे होगी ना उससे कम होगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक तरतीब है कि इस तरतीब में या इतने दिनों में ये चीजें होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब डिस्टर्ब होती है, मैंने पहले भी बताया, जब किसी फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस हो, डाइट की वजह से, या हजार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा भी चली जाती है। यानी किसी किसी को 28 डेज के बाद भी, 28 डेज के बाद मतलब बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, 28 डेज से भी आगे के दिन चले जाते हैं, देन उसको उनको मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों को बहुत अर्ली अर्ली डेज में जो है ना जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाता है 28 डेज से पहले। ऐसा क्यों होता है? ये दोनों ही तरीके का, यानी 28 डेज से पहले भी और उसके बाद वाले दिनों में भी, दोनों ही कंडीशंस जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है। एक नॉर्मल और हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो 28 डेज पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।